अधिवक्ता परिषद जिला इकाई छतरपुर के लीगल स्टडी सर्कल में उपस्थित आप सबका स्वागत है। लीगल स्टडी सर्कल के क्रम में आज हम मोटर व्हीकल एक्ट के संबंध में सबसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जब किसी व्यक्ति की मोटर यान की दुर्घटना में या तो मृत्यु होती है या उसे कोई स्थायी या अस्थायी अपंगता आती है तो उसके संबंध में जो क्लेम ट्रिब्यूनल है उसके समक्ष क्षति राशि प्राप्त करने के लिए दावा पेश किया जाता है। जब कोई दुर्घटना होती है तो उसके संबंध में पुलिस में एक प्रकरण रजिस्टर्ड होता है जिसका आपराधिक प्रकरण आपराधिक न्यायालय में अलग चलता है। इसके अतिरिक्त जिस व्यक्ति को चोट पहुंची है या उसकी संपदा की क्षति हुई है या जिसके परिजन की डेथ हुई है वो लोग दावाधिकरण के समक्ष क्षति राशि पाने के लिए अलग प्रकरण भी पेश करते हैं। ये सिविल प्रकृति के प्रकरण होता है। तो एक दुर्घटना के संबंध में दो प्रकरण चलते हैं, एक आपराधिक प्रकरण चलता है, एक क्लेम प्रकरण चलता है। अब ये देखना होगा कि जब मोटर यान से दुर्घटना हो तभी मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत क्षति राशि प्राप्त की जा सकती है। मान लीजिए किसी बैलगाड़ी से अगर किसी की दुर्घटना हो जाए तो बैलगाड़ी चूंकि मोटरयान नहीं है, उसमें कोई इंजन फिट नहीं है, इस कारण से उसके संबंध में मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत दावा नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए हमें टॉर्ट के अंतर्गत अपकृत्य विधि के अंतर्गत मुकदमा पेश करना होगा। लेकिन टॉर्ट विधि के अंतर्गत मुकदमा पेश करने के लिए हम जितनी क्षति राशि का दावा करते हैं उस पर कोर्ट फीस अदा करना पड़ेगी। तो वो कोर्ट फीस ज़्यादा होती है। क्लेम प्रकरणों में जो कोर्ट फीस होती है वो 60 रुपये की शुल्क पे ही क्लेम प्रकरण फाइल किया जा सकता है। अब हमें ये देखना होगा कि क्लेम प्रकरण कौन फाइल कर सकता है और कहां कहां फाइल हो सकता है। क्लेम प्रकरण जिस व्यक्ति को क्षति हुई है वह पेश कर सकता है, अथवा जिस व्यक्ति के परिजनों की डेथ हुई है उसके परिजन भी वैध प्रतिनिधि उसमें मुकदमा पेश कर सकते हैं। अब इसमें एक और गौर करने वाली बात है कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 166 में इस बात का प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति की जब डेथ होती है तो उसके जो वैध प्रतिनिधि लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो व्यक्ति होंगे वो व्यक्ति ही क्लेम दावा पेश कर सकेंगे। उसमें वैध उत्तराधिकारी वर्ड यूज नहीं है, इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत नहीं दी गई है, बल्कि सिविल प्रतियोगिता संहिता की धारा 2(11) के अंतर्गत उसका परिभाषित किया गया है। उसमें यह है कि जब कोई व्यक्ति की मृतक की संपदा पाने का उत्तराधिकारी होता है, हकदार होता है, या उसके संबंध में कोई दावा पेश करने या दावे में पक्षकार बनता है, वो व्यक्ति लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसमें एक और बात है मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत धारा 166 के अंतर्गत कि जब कोई व्यक्ति मृत होता है तो उसके समस्त लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस प्रकरण में पक्षकार बनेंगे। यदि वो आवेदक के रूप में पक्षकार बनने के लिए तैयार नहीं है तो उनको अनावेदक बनाया जाएगा। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसकी पत्नी, बच्चे और उसके माता पिता जीवित हैं, लेकिन उस महिला के सास ससुर अलग रहते हैं, वो उनके साथ तालमेल नहीं है, उनके साथ वो आवेदक बनने को तैयार नहीं, तो ऐसी स्थिति में उस महिला को अपना आवेदक स्वयं बनेगी, बच्चों को बनाएगी और उस सास ससुर को आवेदक बनाया जाएगा। क्योंकि ऐसा ना करना पक्षकारों के असंयोजन का जो संयोजन का दोष होता है वो होता है। इसमें जो प्रकरण है वो कहाँ कहाँ पेश किया जा सकता है। प्रकरण जहाँ पे दुर्घटना हुई है, जहाँ अनावेदक गण रहते हैं। अनावेदक गण से मतलब है कि जो चालक है और मालिक है, वाहन का स्वामी है, और जो बीमा कंपनी है, जहां उनके कार्यालय है वो निवास करते हैं, वहां जहां दुर्घटना हुई है और जहां आवेदक गण निवास करते हैं, इनमें से किसी भी एक स्थान पे प्रकरण पेश किया जा सकता है। इसमें एक और बात गौर करने की है कि इसमें वाहन का पंजीकृत स्वामी जो दुर्घटना दिनांक को हो वो ही जिम्मेदार होता है, उसी को पक्षकार बनाना चाहिए। पंजीकृत स्वामी का मतलब है कि दुर्घटना दिनांक को जिस व्यक्ति के नाम पे गाड़ी संबंधित आरटीओ कार्यालय में पंजीकृत हो
वह व्यक्ति उस प्रकरण में पक्षकार बनेगा नाबालग के रूप में। कई बार ये भी देखा जाता है कि कई व्यक्ति गाड़ी किसी को बेच देते हैं, हैंडओवर कर देते हैं, लेकिन उसका पंजीयन में इंडोर्समेंट नहीं होता, यानी उसका पंजीयन उसके नाम पर ट्रांसफर नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में वो जो पूर्व स्वामी है जिससे उसने क्रय किया है, जिसका नाम दर्ज है, वही उसमें पक्षकार बनेगा। इसमें मोटर यान अधिनियम की धारा 166 में जब हम क्लेम करते हैं तो इसमें हमें चालक की लापरवाही और उपेक्षा साबित करना होती है, उसके बिना हम क्लेम नहीं ले सकते। इस धारा के अंतर्गत हम जो मृतक की या आवेदक की आय बताते हैं उसको हमें प्रमाणित करना होता है, और चालक की उपेक्षा प्रमाणित करना होता है, अपनी आय प्रमाणित करनी होती है, मृतक की आय प्रमाणित करनी होती है। और जब हम ये सब प्रमाणित कर देते हैं तो कोर्ट उसके आधार पे हमको क्षतिराशि प्रदान करता है। ये भी यहाँ देखने वाली बात है कि क्षतिराशि का आकलन कैसे किया जाएगा। क्षति राशि का जो आकलन है उसमें सरला वर्मा का एक जजमेंट आया। उस जजमेंट में ये स्पष्ट किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि क्लेम प्रकरणों में अधिकतम गुणांक 18 का मल्टीप्लायर यूज किया जाएगा। जो व्यक्ति 20 से 25 वर्ष की उम्र का है तो उस पे 18 का गुणांक यूज होगा। इसका तात्पर्य यह है कि न्यायालय ने माना कि जो व्यक्ति 20 वर्ष तक का नवयुवक है वो 18 वर्ष तक की और आयु तक अच्छे से काम करेगा और आय अर्जित करेगा। जब कोई व्यक्ति इसी प्रकार मल्टीप्लायर घटते क्रम में जाएगा, अगर कोई व्यक्ति 26 से 30 के बीच में है तो मल्टीप्लायर 16 का लगेगा। अब वो अगर 30 से 35 में है 17 का लगेगा। अगर 30 से 35 में है तो वो 16 का जाएगा, 35 से 40 में तो 15 का जाएगा, ऐसे घटते क्रम में वो चला जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसको भी संक्षिप्त में बताएंगे। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की आय 1000 रुपये प्रतिमाह है और वो साल में, इसका मतलब साल में वो 12,000 रुपये अर्जित करता है। तो सरला वर्मा के जजमेंट में यह भी कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति अविवाहित है तो वो अपने ऊपर अपनी आय का 50% खर्च करेगा, और यदि वो विवाहित है, उसके एक परिवार में 1 से 3 आश्रित हैं, तो वो स्वयं के ऊपर 1/3 खर्च करेगा और शेष अपने परिवार के ऊपर खर्च करेगा। अगर आश्रित संख्या उसके परिवार में मृतक के मान लीजिए 3 से ऊपर 4 से 6 है तो वो 1/4 भाग अपनी आय का अपने ऊपर खर्च करेगा, शेष भाग वो अपने परिवार पे खर्च करेगा। अगर 6 से ऊपर है किसी के सदस्य परिवार में आश्रित सदस्य, तो फिर वैसी स्थिति में मृतक अपने ऊपर 1/5 हिस्सा खर्च करेगा आय का, शेष परिवार पे खर्च करेगा। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए मल्टीप्लायर का यूज करते हैं। अब हम फिर से इसको मल्टीप्लायर करके संक्षिप्त में बताते हैं कि मान लीजिए 1000 रुपये कोई व्यक्ति कमा रहा है और उसके पीछे 3 लोग आश्रित हैं, पत्नी, बच्चे या माँ, जो भी हो पिता। तो एक व्यक्ति 1000 कमाएगा तो साल में 12,000 रुपये कमाएगा। 12,000 रुपये में वो 1/3 अपने ऊपर खर्चा करेगा, तो 4,000 रुपये, इसका मतलब उसने अपने ऊपर खर्चा किया। 8,000 रुपये जो बचा वह अपने परिवार के ऊपर खर्च करता। उसकी आयु 20 से 25 साल है अगर है तो उसमें मल्टीप्लायर 18 का लगेगा। तो अगर वो मान लीजिए जैसे अपन ने बताया कि वो 8,000 मतलब 12,000 में से 4,000 अपने ऊपर खर्च करेगा और 8,000 रुपये वो स्वयं पे करेगा, तो उसमें 8,000 में 18 का मल्टीप्लायर लगाया जाएगा। 18 × 144 तो 1,44,000 रुपये की क्षति राशि आएगी। इसके बाद एक प्रणय सेठी का जजमेंट आया। उस जजमेंट में यह भी कहा गया कि जो व्यक्ति 40 वर्ष से कम आयु का है वह अगर सेल्फ एम्प्लॉय है, खुद का उसका काम धंधा है, लेबर है, तो उसका 40% जितना वो इनकम बन रही, उसका क्षतिपूर्ति बन रही, उसका 40% जो भविष्य में उसकी इनकम में वृद्धि होती भावी संभावनाओं के लिए दिया जाएगा, प्लस 70,000 रुपये प्रेम, स्नेह, अंत्येष्टि और सहचर्य की हानि के दिया जाएगा। तो ये भी उसमें जोड़ा जाता है। इस प्रकार से क्षति राशि का आकलन किया जाता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई स्थायी अपंगता आ गई है, उसका आकलन कैसे होगा? उसमें भी आहत की आयु देखी जाएगी। आयु के हिसाब से ये देखा जाएगा कि उसकी इनकम कितनी है। इनकम देखने के बाद
ये देखा जाएगा कि जो उसको विकलांगता आई है वो आय को कितनी सीमा तक प्रभावित करती है। मान लीजिए किसी आदमी की 6,000 रुपये आय है और उसको होल पार्ट ऑफ द बॉडी, एक अंग में हाथ टूट गया, पैर टूट गया, उसको 10 से 20% विकलांगता आई है, तो एक राजकुमार अजय कुमार का जजमेंट भी आया, उसमें बताया है कि विकलांगता का कैसे असेसमेंट होगा, होल पार्ट ऑफ द बॉडी कितनी मानी जाएगी, तो वो पूरे शरीर के माप से विकलांगता का प्रतिशत निकालने के बाद उसकी आय कितने % प्रभावित होती है, उससे उसका मल्टीप्लायर किया जाएगा। इस प्रकार से उसका किया जाता है। अब इसमें एक सेक्शन है 163 का, जो पुराने एक्ट में थी। नया एक्ट जो हमारा है वो अभी 2019 का 1 अप्रैल 22 से अमेंडमेंट लागू हो गया है। अब 163 का की जगह 164 सेक्शन आ गया है। उस सेक्शन के अंतर्गत ये था कि इसमें किसी भी व्यक्ति को चालक की लापरवाही सिद्ध नहीं करना, लेकिन 163 का में पहले यह प्रावधान था कि उसकी इनकम 40,000 रुपये वार्षिक से ज़्यादा नहीं मानी जाएगी। ये 163 का उन लोगों के लिए है, जैसे कोई ड्राइवर चला रहा है वाहन, वो खत्म हो जाए तो उसके परिजन उसमें क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि उसको लापरवाही सिद्ध नहीं करना होगी। अब जो 164 आया है सेक्शन, उस सेक्शन में फिक्स कर दिया गया है कि 164 के अंतर्गत अगर किसी ड्राइवर या किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होती है और या आवेदकगण की मृत्यु होती है जो 164 के अंतर्गत प्रकरण पेश करते हैं, उसमें उनको चालक की लापरवाही सिद्ध नहीं करना, तो एक मुफ्त रूप से 5 लाख रुपए मिलेगा, चाहे उसकी इनकम कितनी भी हो, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो। इसके अलावा 164 के अंतर्गत अगर ये भी प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति को स्थायी विकलांगता आई है तो 2.5 लाख रुपए एक मुफ्त रूप से प्राप्त होगा। इसमें वो एक ज्यादा राशि प्राप्त नहीं कर सकता। 166 में वो कितना भी राशि प्लीड कर सकता है इनकम, और वो प्रूव कर सकता है और पा सकता है। तो इसमें लिमिटेड है 164 में, 166 में अनलिमिटेड क्षति राशि वो प्रूव करके प्राप्त कर सकता है। अब हमको ये देखना है कि वाहन कितने प्रकार के होते हैं। वाहन जैसे मोटरसाइकिल है, ट्रेलर है, अर्थ ट्रेलर है, इसमें हल्के वाहन जो होते हैं और भारी वाहन भी होते हैं। हल्के वाहन जो वो माने जाएंगे जिनका अनलेडन वेट, लदान रहित भार 7500 किलोग्राम से कम है। इसके अलावा जो भारी वाहन है वो माने जाएंगे जिनका 12,000 किलोग्राम अनलेडन वेट हो। तो इसमें भी कैटेगरी है। हल्के वाहन में होता है हल्का प्राइवेट वाहन और हल्का व्यवसायिक वाहन। इसी प्रकार भारी वाहन में भारी माल वाहन और भारी यात्री वाहन। जैसे हम अगर कोई कार है वो प्राइवेट रूप से रजिस्टर्ड कराएं प्राइवेट यूज को, तो प्राइवेट वो हल्का यान हो गया। लेकिन अगर हमने उसको टैक्सी के रूप में यूज कर दिया तो वो हल्का प्राइवेट ना होकर के व्यवसायिक वाहन हो गया। इसी प्रकार से जो बस है वो भारी यात्री वाहन है, जो ट्रक है वो भारी माल वाहन है। अब हमें देखना होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 3 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पे तब तक कोई वाहन नहीं चलाएगा जब तक कि उसके पास वैध चालक लाइसेंस ना हो। चालक लाइसेंस जो है कई प्रकार के वाहनों का भी हो सकता है, हल्के वाहन का, भारी वाहन का, मोटरसाइकिल का। लेकिन गौरतलब ये है कि एक ही लाइसेंस में सारे प्रकार के वाहन को चलाने का एंडोर्समेंट होना चाहिए। अलग अलग लाइसेंस वैध नहीं है कि कोई मोटरसाइकिल का अलग बनाए और हल्के यान का या भारी यान का अलग बनाए। अब हमको ये देखना होगा कि जो पॉलिसीज हैं, बीमा पॉलिसी कितने टाइप की होती हैं, क्योंकि लोगों को बड़ा इसमें कंफ्यूजन रहता है। एक एक्ट पॉलिसी होती है। मोटर व्हीकल एक्ट का जो सेक्शन है 146, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर तब तक वाहन नहीं चलाएगा जब तक वह वाहन वैध रूप से बीमित ना हो। इसको एक्ट पॉलिसी बोलते हैं। एक्ट पॉलिसी का मतलब जो मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत लेना आवश्यक है वो एक्ट पॉलिसी है। इस एक्ट पॉलिसी को थर्ड पॉलिसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पर व्यक्ति जो रोड में जा रहा है उसकी सेफ्टी को कवर करने के लिए लेना अनिवार्य होता है। इसको ये जो है लायबिलिटी ओनली पॉलिसी भी बोल सकते हैं। 3 प्रकार का, तो मतलब एक्ट पॉलिसी, थर्ड पॉलिसी और लायबिलिटी ओनली पॉलिसी, ये एक ही चीज है, भिन्न भिन्न नहीं है। इसमें सिर्फ सामने वाला व्यक्ति जो पर व्यक्ति रोड में जा रहा है, मान लीजिए हम मोटरसाइकिल या कार चला रहे हैं, उससे कोई दुर्घटना हो तो जो व्यक्ति रोड में है हमारे सामने है वही आएगा। वाहन के जो अंदर है या मोटरसाइकिल में बैठा वो व्यक्ति थर्ड पार्टी नहीं आएगा।
अब ये देखा जाएगा कि इसमें जो पॉलिसी होती है वो पैकेज और कंप्रिहेंसिव पॉलिसी भी होती है। पैकेज और कंप्रिहेंसिव पॉलिसी का मतलब है कि कोई व्यक्ति यदि ये चाहता है कि जैसे एक्ट में प्रावधान है कि आपको थर्ड पार्टी के लिए पॉलिसी लेना आवश्यक है, एक्ट पॉलिसी, अगर वो चाहता है कि मेरी गाड़ी भी कवर हो, मेरी स्वयं की क्षति कवर हो, मेरी गाड़ी में बैठे लोगों को भी कवर हो, तो वो पैकेज पॉलिसी ले सकता है। पैकेज पॉलिसी, कंप्रिहेंसिव पॉलिसी एक ही पॉलिसी है, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें कवर होती है। वो ज्यादा प्रीमियम देता है, बीमा कंपनी ज्यादा रिस्क कवर कर लेती है। अब वर्तमान में आप लोग देखते हैं कि एक अभी कुछ समय से ये नियम आ गया है कि मोटरसाइकिल का 5 वर्ष के लिए बीमा होता है। आप उस पॉलिसी को अगर देखेंगे तो उसमें वो पॉलिसी 1 साल के लिए पैकेज पॉलिसी होती है, उसमें ओन डैमेज भी ओनर ड्राइवर का कवर रहता है, लेकिन वो शेष 4 वर्ष की अवधि के लिए लायबिलिटी ओनली पॉलिसी होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति 1 साल की पैकेज पॉलिसी की अवधि समाप्त होने के बाद ये चाहता है कि आगामी 1 वर्ष के लिए भी वो अपनी गाड़ी का रिस्क कवर करे, अपना शरीर का रिस्क कवर करे, तो वो पुनः अलग से स्टैंड अलोन ओडी पॉलिसी ले सकता है। ये पॉलिसी वो उसी बीमा कंपनी से भी ले सकता है जिसका पहले बीमा लिया है 4 साल तक के लिए, या वो भिन्न किसी बीमा कंपनी से भी ले सकता है। अब एक गौरतलब है कि स्टैंड अलोन पॉलिसी जो वो लेता है उसके अंतर्गत थर्ड पार्टी कवर नहीं होती, सिर्फ वो व्यक्ति और व्यक्ति का जो वाहन है उसमें हुई क्षति कवर होती है। कई बार एक कंफ्यूजन होता है कि हम उस पॉलिसी के आधार पर क्लेम केस पेश कर देते हैं, वो कवर ही नहीं करता, तो वो बीमा कंपनी पार्टी जो बनाया जाता है वो अलग हो जाती है उससे। तो हमको ये गौर करना चाहिए कि क्या कौन सी पॉलिसी उस समय प्रभावी थी। अब ओडी की जो बात करते हैं, ओडी में 2 पार्ट में होता है। ओडी का मतलब ऑन डैमेज। ऑन डैमेज मतलब स्वयं की क्षति। स्वयं की क्षति का मतलब है 2 हिस्से हैं इसके, मेरे स्वयं की शरीर की क्षति और मेरे वाहन की क्षति। तो अगर हमने वाहन की क्षति के लिए दिया है प्रीमियम तो वाहन की क्षति बीमा कंपनी से पाएंगे, और शरीर की क्षति के लिए तो शरीर के लिए पाएंगे। इसमें बीमा कंपनी को जो है वो लिमिटेड बचाव होते हैं। बचाव ये होते हैं कि वो 147 और 149 में सब डिफेंसेस दिए हुए हैं कि किन किन आधार पर बचाव ले सकता है। 149 में ये कि अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी कोई चला रहा है, बिना परमिट फिटनेस के चला रहा है, या कोई असत्य तथ्य बता करके और पॉलिसी प्राप्त की गई है। असत्य तथ्य का मतलब है कि मान लीजिए आज सुबह एक्सीडेंट हो जाता है और 10 बजे कार्यालय खुलने पे हमारा बीमा नहीं था, हमने बीमा करा लिया, तो हमने इसका मतलब सत्य जानकारी नहीं दी बीमा कंपनी को और पॉलिसी ली, इस आधार पर पॉलिसी शून्य की जा सकती है। या प्रीमियम दिया, चेक दिया प्रीमियम के लिए और वो बाउंस हो गया, तो वो 64 बीबी जो इंश्योरेंस एक्ट उसके अंतर्गत वो प्रीमियम ना पाने के कारण पॉलिसी नष्ट कर सकते हैं। तो इसमें लेकिन ये बात गौरतलब है कि ये सोशल वेलफेयर का लॉ है। इसमें अब ये वर्तमान में ये सेटल प्रिंसिपल है कि अगर किसी व्यक्ति के पास चालक लाइसेंस नहीं था, उसने वाहन चलाने को दिया, तो बीमा कंपनी ये दायित्व से मुक्त तो होगी, लेकिन बीमा कंपनी को सबसे पहले क्षति राशि थर्ड पार्टी को अदा करना पड़ेगी। इसके बाद में मालिक व स्वामी से उस क्षति राशि को वसूल सकती है, इस आधार पर कि मालिक व स्वामी ने बीमा शर्तों का उल्लंघन किया या परमिट नहीं था उसका उल्लंघन किया, तो पहले उनको बीमा कंपनी को अदा करना पड़ेगा, इसके बाद ही वो प्राप्त कर सकेंगे। हाँ, एक स्थिति भिन्न है जिसमें बीमा कंपनी दायित्व से पूर्णतः मुक्त हो जाती है। जैसे कोई माल वाहन है, उसमें यात्री बैठाना अनुज्ञेय नहीं है और उसमें कोई ऐसा यात्री बैठा है जो अपना माल लाद करके उस वाहन में नहीं जा रहा था, तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी पूर्णतः दायित्व से मुक्त हो जाती है। इसमें हमें यह भी देखना होगा कि क्लेम केसेस में हम पूरे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करें। अगर किसी को चोट आई है तो सारे मेडिकल बिल, डाइट बिल, लोग क्या है बिलों के इकट्ठा नहीं करते और वो गुम जाते हैं, तो हमको इसमें सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने के बाद पूरा क्लेम केस पेश करना चाहिए। जो नवीन संशोधन आया है उसमें 166 में ये भी प्रोविजन हो गया है कि क्लेम केस दुर्घटना दिनांक के 6 माह के अंदर पेश किए जाएंगे। तो अब लिमिटेशन भी आ गई, इसलिए हमको ये गौर करना चाहिए कि हमें लिमिटेशन में पेश करना है। यदि किसी कारण से उन 6 माह के दौरान चार्जशीट पेश नहीं होती है तो हम पुलिस थाने से जो FIR है, PM रिपोर्ट है, MLC है, अन्य डॉक्यूमेंट्स है, उनकी अटेस्टेड कॉपी लेकर के और क्लेम केस पेश कर सकते हैं और बाद में जब चार्जशीट आए तो हम उनको लगा सकते हैं।
तो इस प्रकार से हमको क्लेम केस पेश करने में सावधानियां बरतना चाहिए, अच्छे से प्लीडिंग करना चाहिए और जो हमारी प्लीडिंग हो उसी के अनुरूप हमें एविडेंस देना चाहिए, ताकि जो पक्षकार है उसको उचित, न्यायोचित, जस्ट एंड प्रॉपर कंपनसेशन प्राप्त हो सके। इसमें एक बात और गौर करने वाली है कि जो क्रिमिनल केस की एविडेंस है वो इन क्लेम केसेस पे उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, यानी कि वो ग्राह्य नहीं मानी जाएगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध दुर्घटना के संबंध में आपराधिक प्रकरण बना 279, 337, 38 या 304 का, और वहां पे जो गवाह थे वो सब हॉस्टाइल हो गए, उन्होंने घटना का समर्थन नहीं किया और फरियादी या अन्य लोग भी हॉस्टाइल हो गए और वो अभियुक्त बरी हो जाता उस केस में। तो बीमा कंपनी यदि उन दस्तावेजों को यहाँ लगाकर ये चाहे कि इस वाहन से दुर्घटना प्रमाणित नहीं हुई इसलिए क्लेम खारिज कर दिया जाए, तो इस आधार पर कोई क्लेम खारिज नहीं होगा, क्योंकि इस क्लेम केस को अपने एविडेंस से प्रमाणित करना है। तो इस बात से भी आदमी को बिल्कुल भयमुक्त होना चाहिए कि उस प्रकरण की गवाही का यहाँ कोई असर पड़ेगा। इसके अलावा इसमें और छोटी छोटी सी बहुत चीज़ें देखने की ज़रूरत होती हैं कि कई बार हम प्लीडिंग कुछ करते हैं और एविडेंस कुछ देते हैं। तो सीपीसी का जो ऑर्डर 6 रूल 1-2 है उसमें यह प्रावधान है कि बियॉन्ड प्लीडिंग एविडेंस दायर नहीं होगी, इसलिए प्लीडिंग से परे साक्ष्य ना दें और विधिवत रूप से उसको पेश करें। एक बात और शेयर करना चाहेंगे कि कई बार एफआईआर करने में डिले हो जाती है, तो बीमा कंपनी कई बार डिले एफआईआर के आधार पे क्लेम के कंप्रोमाइज करने से बचती हैं। डिले एफआईआर कोई लीगल ग्राउंड नहीं है। हाँ, डिले एफआईआर इस कारण से वो महत्वपूर्ण हो जाती है कई बार कि कहीं फेक इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है स्पीकर का, तो वो बीमा कंपनी अगर अपना रिपोर्ट लाती है, पेश करती है, तो उसके आधार पे वो उसमें कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत हम दावा प्राप्त कर सकते हैं। अब वर्तमान में जो इनकम कोर्ट मानते हैं वो न्यायालय ये मानते हैं कि जो लेबर डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन आता है कुशल अकुशल श्रमिक और उसका, तो उस आधार पे ये आय मान करके गणना की जाती है। हम इन केसेस में जो है वो डिफेंसेस बीमा कंपनी जो लेती है उनको लिमिटेड डिफेंसेस नहीं लिमिटेड डिफेंसेस होते हैं। अगर वो आवेदकगण से अनलिमिटेड डिफेंसेस के संबंध में प्रति परीक्षण करना चाहती है तो उन्हें 170 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आवेदन देना पड़ता है। उसमें लिखना पड़ता है कि आवेदकगण और अनावेदकगण के मध्य दुरभिसंधि हो गई है और इसलिए वो अपना प्रॉपर डिफेंस नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनको प्रॉपर डिफेंस करने की अनुमति दी जाए तो कोर्ट वो एप्लीकेशन अलाउ करता है। तभी वो जो क्वांटम है, जो क्षति हुई है, काम वो क्या करता था, कितनी आय करता था, इस संबंध में क्वेश्चन पूछ सकते, अदरवाइज नहीं। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि बीमा कंपनी की 170 की एप्लीकेशन अलाउ नहीं हुई है तो वो लिमिटेड क्रॉस एग्जामिनेशन ही आवेदकगण से करेंगे, अनलिमिटेड क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत हमने आपको आज से जो संक्षिप्त जानकारियां हैं वो शेयर की। इसके अलावा किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, एक बात और मिस हुई है वो मैं बता देता हूँ। मोटर व्हीकल एक्ट में नेग्लिजेंसी का भी सवाल आता है, तो उसमें 2 प्रकार की नेग्लिजेंसी के वर्ड यूज होते हैं, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसी और कंपोजिट नेग्लिजेंस। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस बीमा कंपनियां या मालिक ड्राइवर हमेशा ये बचाव लेते हैं कि साहब वो आवेदक या मृतक की भी इसमें कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसी थी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीब्यूटरी एंड कंपोजिट नेग्लिजेंस, इसको हमें समझना होगा। जब किसी वाहन को मृतक स्वयं चला रहा है और वो किसी अन्य वाहन से टकरा जाता है तो उसकी योगदायी उपेक्षा कही जाती है, इसको कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है। और ये देखा जाता है क्या उस दुर्घटना में उसका स्वयं का कोई योगदान था कि नहीं। अचानक कोई व्यक्ति रोड क्रॉस कर दे, रॉन्ग साइड से जाए, तो ये उसकी योगदायी उपेक्षा हो सकती है। जब कोर्ट ये मानता है कि उस व्यक्ति की कितनी योगदायी उपेक्षा है तो उतनी योगदायी उपेक्षा के संबंध में उतना प्रतिशत उसकी जो क्षति राशि बनेगी उससे माइनस कर दिया जाएगा, उसको प्राप्त नहीं होगा। कंपोजिट नेग्लिजेंस वो है कि जब 2 वाहन आमने सामने टकराते हैं और मृतक या आवेदक वाहन नहीं चला रहा है
एक वाहन में बैठा हुआ होता है, तब ये देखा जाता है क्या दोनों वाहनों के चालकों की संयुक्त अपेक्षा से दुर्घटना हुई थी कि नहीं हुई थी। अगर ऐसा है और दोनों को पार्टी बनाया जाता है, कोर्ट ये करता है किसकी कितने परसेंट है योगदान अपेक्षा, तो उतने उतने परसेंट उनको देने का आदेश किया जाता है। तो कंपोजिट और कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसी भी इसमें महत्व रखती है। तो अपन इस बात को भी ध्यान देना चाहिए कि हमको इसमें एक बात और है, मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल में 2 लोगों से अधिक नहीं बिठा लेगा। अगर वो 2 से अधिक व्यक्तियों को बिठाता है तो वो मोटर व्हीकल एक्ट का तो वायलेशन हो सकता है, लेकिन ये स्वमेव 2 लोगों को से अधिक 3 लोगों को बिठाने से स्वमेव ये कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसी का निष्कर्ष नहीं निकलता। इसको बीमा कंपनी को प्लीड करना होगा कि 3 लोग बैठे थे, रोड खराब था, वो असंतुलित हो गए, डिसबैलेंस इस कारण से प्रॉपर नहीं बैठे तो गिर गए, तभी वो ऐसा किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कई बार मोटरसाइकिल में एक्ट पॉलिसी है, उसकी थर्ड पार्टी पॉलिसी है, कोई व्यक्ति पीछे बैठा क्लीन राइडर, तो वो कवर नहीं करता और उसको कोई पैसा नहीं मिल सकता। अब कोई व्यक्ति के नाम पर अगर गाड़ी है, उसका कोई परिजन या मित्र उस गाड़ी को ले जा करके उससे टकरा जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसको भी क्लेम प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो ओनर की फुटिंग से मालिक के प्रतिनिधि या स्वामी की उस वाहन के मालिक के प्रतिनिधि या उसके स्वामी की ही हैसियत से वो उस वाहन को चला रहा होता है। ऐसी स्थिति में वो भी क्षति राशि पाने के अधिकारी नहीं होते हैं। तो हमें क्लेम पेश करने के पहले पूरे प्रकरण का अवलोकन करना होता है, पूरा जो व्हीकुलर डॉक्यूमेंट है, उस वाहन का परमिट, फिटनेस, बीमा पॉलिसी, उस सब का अध्ययन करना होता है। इन सब के अध्ययन करने के बाद ही हम उस मामले को ड्राफ्ट करें और पूरा अपना प्रॉपर डिफेंस लेके ड्राफ्ट करें, तभी हम क्षति राशि प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज कई बार हम क्षति राशि नहीं पा पाते हैं। तो इस प्रकार से ये मोटर व्हीकल एक्ट के संबंध में एक संक्षिप्त जानकारी थी जो मैंने आपको शेयर की। और किसी के यदि कोई प्रश्न हो तो वो बताएं तो मैं। सर मेरा एक सवाल है कि जैसे कि लोग ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं और हादसा हो जाता है, कई बार जो ड्रिंक कर रहा है उसकी भी मौत हो जाती है, और कई बार जो ड्रिंक कर गाड़ी चला रहा है उसकी मौत नहीं होती लेकिन सामने वाले की हुई, इसमें क्या स्थिति है? देखिए, जो मोटर व्हीकल एक्ट में 185 में है कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर ड्रिंक करके नहीं चलाएगा। अगर वो चलाता है तो वो मोटर व्हीकल एक्ट का वो सेक्शन भी उसके ऊपर लगेगा, आईपीसी का 279, 337, 38 भी लगेगा और वो लगेगा, तो वो क्रिमिनल केस में उसको उसके लिए सजा हो सकती है, फाइन हो सकता है। बट सामने वाले को तो उसके लिए मिलेगा, क्योंकि वो तो क्लेम करेगा, उसकी एफआईआर हुई है, उसके पेपर्स निकालेगा और उसको तो क्लेम मिलेगा। सर एक और सवाल है, जैसे कि अभी जो हाईवे चल रहा है, नेशनल हाईवे है या 4 लेन है या 3 लेन है या 2 लेन है, तो उसमें क्या होता है, कई बार आदमी तो अपनी रो पर जा रहा है लेकिन सामने से कोई वाहन आ रहा है, जैसे बालू वाले लेकर आ रहे हैं या ईंट लेकर आ रहा है सामने से ट्रैक्टर, और फिर टकरा जाते हैं, तो वो तो टोटल ही रॉन्ग साइड से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब वो घटना होती है, दुर्घटना होने के बाद पुलिस नक्शा बनाने जाती है, तो उस समय ये मृतक के परिजन या आवेदकगण का दायित्व है कि वो जहां पे दुर्घटना हुई है उसको विधिवत चिन्हित कराएं, क्योंकि कई बार पुलिस कोई वहां मौके पे जाता नहीं, बताया फला जगह दुर्घटना हुई है, और आप देखिए कई बार दुर्घटना के बाद वाहन फिकते हैं स्पीड के कारण और वो रॉन्ग साइड भी चले जाते हैं। तो कई बार हम सही साइड से जा रहे होते हैं लेकिन वाहन पड़ा होता है रॉन्ग साइड। तो अगर हम स्पॉट पे नहीं जाएंगे, सही घटनास्थल नहीं बताएंगे, तो कई हमारी लापरवाही दिख जाए नक्शे में। तो मैप में इस चीज को दिखाना चाहिए ताकि वो कोर्ट में बच ना सके। और एक समस्या है कि हाईवे पर अधिकतर मवेशियों का बैठना रहता है और उस कारण से हादसे हो जाते हैं जिसमें कई लोगों की मौत हो जाती है, तो उस पर कुछ है? देखिए, एक हिट एंड रन का है कि कई बार आप देखते होंगे कि कोई अज्ञात वाहन टक्कर मार के भाग गया, तो अज्ञात वाहन टक्कर मार के भागता है तो उसके लिए प्रोविजन है, उसमें लिमिटेड राशि प्राप्त होती है, उसके लिए अपन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वाहन का पता ही नहीं चलता, अनलिमिटेड नहीं, उसके लिए स्कीम भी बनी हुई है कि उससे दिया जाएगा। जो मवेशियों को सवाल है, तो इसके लिए तो हमें हाईवे अथॉरिटीज को लिखना चाहिए, अलग से कार्रवाई करना चाहिए, हमारी लोकोपयोगी लोकदार में लिटिगेशन लगाना चाहिए हमें इसमें। और अन्य चीज़ें हैं, अगर वो किसी जिले के क्षेत्राधिकार के अंदर से निकलता है तो उस जिले के हम डीएम को, नगर पालिका से निकलता है तो नगर पालिका को हम कर सकते हैं कंप्लेंट, उसकी कार्रवाई करा सकते हैं। क्या पार्टी नहीं बना सकते लोग नेशनल हाईवे का?
नहीं, ये उसमें एक्सीडेंट में सिर्फ ओनर, ड्राइवर और बीमा कंपनी पार्टी बनता है। उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि नेशनल हाईवे को पार्टी बनाए, मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा।